पिछली शताब्दी का आधा हिस्सा स्वतंत्रता संग्राम की भेंट चढ़ गया। देश को आज़ादी मिली, लेकिन किस कीमत पर मिली? भारत दो टुकड़ों में बट गया। क्या हमारे राष्ट्र नायकों ने इस बात की परिकल्पना की थी कि वे भारत की स्वतंत्रता को पाते पाते भारत और पाकिस्तान में बट जाएंगे? क्या इस देश के विभाजन के लिए केवल और केवल महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेदार थे? आखिर गांधी और जिन्ना के बीच ऐसा क्या घटा जिसने इस देश को स्वतंत्रता तो दिलाई, लेकिन टुकड़ों में बांट दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज शनिवार के दिन मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है मोहन एंड मोहम्मद, गांधी, जिन्ना एंड द ब्रेकअप ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मेघनाथ देसाई इसके रचनाकार हैं और मोहन एंड मोहम्मद में उन्होंने महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच जो एक रूपता थी, जो उनके बीच विवाद था, और उस विवाद और उस एकता के पीछे जो ऐतिहासिक कारक हैं उनको देखने की कोशिश की है। ऐसे समय में जब महात्मा गांधी की जयंती आ रही है, राष्ट्रपिता की जयंती आ रही है, उनके आलोचक एक तरह से सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय होते हैं और वे मानते हैं कि देश विभाजन के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार थे। भारत में जो मुसलमान रह गए उनका पक्ष पोषण करने के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार थे। गांधी की नीतियां नहीं होती तो भारत मुस्लिम मुक्त होता। क्या यह संभव था? क्या भारत एक राष्ट्र के रूप में ब्रिटिश इंडिया के तहत वाकई शासन प्रणाली कायम कर चुका था? क्या जब देश पर ब्रिटिशों का राज्य था तो भारत में दूसरे लोग शासन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? आखिर प्रिंसली स्टेट क्या था? आखिर ब्रिटिश इंडिया हम किसको कहते हैं? क्या हम यह भूल जाते हैं कि किसी कालखंड में अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था? हमें क्या यह याद नहीं रखना चाहिए कि म्यांमार भी यानी बर्मा भी भारत का हिस्सा था? आखिर भारत का विभाजन होने के असली कारक क्या थे? मेघनाथ देसाई लिखते हैं कि दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दो अलग तरह के व्यक्तित्व थे। दोनों के अपने सिद्धांत थे, अपनी सोच थी, दोनों का अपना स्वाभिमान था। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि इन दोनों के बीच बहुत सारी एकात्मता भी थी। दोनों गुजरात से आते थे, दोनों बैरिस्टर थे, दोनों की पढ़ाई विदेश में हुई थी। एक तरफ जिन्ना जहां वकालत के पेशे में पहले दिन से सफल थे, फिर भी उनका अधिकांश समय यूरोपीय देशों में बीत रहा था। दूसरी तरफ महात्मा गांधी अपने शुरुआती दिनों में वकालत में सफल नहीं हो पाए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की महात्मा की जो यात्रा थी वह भी विवादों को सुलझाने के लिए हुई थी। जब हम एक राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों ही एक साथ भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत थे। यह स्वतंत्रता क्या थी? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में तो जिन्ना भी उसके सदस्य थे और गांधी भी अफ्रीका से लौटने के बाद उसके सदस्य थे। यहाँ तक कि गांधी जी ने जब 1930 में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता छोड़ी, तब भी आज़ादी के दिन तक
वह इकलौते ऐसे नेता थे जिनके इशारों पर कांग्रेस चलती थी। उसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना, जो भारत को अपने स्वशासन की प्रणाली में विश्वास रखते थे, ऐसा क्या कुछ घटा कि उन्होंने मुस्लिम लीग में को उस कट्टरपंथी मांग तक लेकर गए जहां पाकिस्तान की मांग की गई। आखिर भारत का विभाजन क्यों हुआ? यह पुस्तक दरअसल 6 अध्यायों में इस बात को तलाशने की कोशिश करती है। मेघनाथ देसाई का कहना है कि देश को स्वतंत्रता मिले 80 वर्ष लगभग होने को हैं। इसके बावजूद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कई बार यह मसला उठता है, भारत भूमि पर भी उठता है कि हमें अखंड भारत की परिकल्पना करनी चाहिए। उसकी ढेर सारी वजह हैं। बहुत सारे लोगों का जन्म जो है उस भूमि पर हुआ जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, और ऐसे लोगों में दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद जैसे लोग शामिल हैं। लाहौर, पेशावर इनकी जन्मभूमि रही। गांधी और जिन्ना दोनों एक दूसरे के साथ न केवल देश की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, बल्कि एक ही भूमि पर गुजरात में दोनों पैदा हुए थे। ये जो विभाजन की विभीषिका की हम बात करते हैं, हमें यह जानना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि में दरअसल कौन कौन सी घटनाएं घट रही थी। गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मूर्तियां दुनिया भर में सबसे अधिक स्थानों पर लगी हैं। दूसरी तरफ जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपिता होते हुए भी, राष्ट्र नायक होते हुए भी, दुनिया में कहीं भी उनको वह सम्मान नहीं मिलता है। कायदे आजम होते हुए भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता जो महात्मा को दिया जाता है दुनिया में। इसकी क्या वजह थी? एक तरफ जिन्ना की कट्टरपंथीता थी, दूसरी तरफ गांधी की अहिंसा थी। यह पुस्तक बताती है कि दरअसल हम जब गांधी की मूर्ति को देखते हैं जो ब्रिटेन में भी लगी है और दुनिया भर में लगी है, तो यह गांधी की अपनी ताकत थी कि उस देश में भी उनकी मूर्ति उस स्ट्रीट पर, उस सड़क पर है जिनके खिलाफ गांधी ने पूरे जीवन युद्ध लड़ा। वे अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और भारत में भी वे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। आखिर उनकी शख्सियत का वह कौन सा पहलू था कि जिस राष्ट्र के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस राष्ट्र ने भी सत्य, अहिंसा के इस महान प्रहरी और दूत की मूर्ति अपने यहाँ लगाई। भारत के लोगों का दुर्भाग्य यह है कि वे और आज की युवा पीढ़ी रिचर्ड एटनबरो की फिल्म से गांधी को जानती है, पर गांधी की असली ताकत केवल वह नहीं थी। इसी तरह से चूँकि गांधी सबसे अधिक जीवनियों वाले व्यक्ति हैं, दुनिया में जितनी जीवनियाँ महात्मा गांधी पर लिखी गई, उनके विचारों पर, उनके कर्म पर लिखी गई, खुद उनका अपना लिखा हुआ वांग्मय जो है वह बहुत विहंगम है। 100 से अधिक खंड हैं गांधी वांग्मय के, और अभी भी बहुत कुछ ऐसा होगा जो दर्ज नहीं है। तो आखिर गांधी इतने पढ़े जाने वाले, इतने ज़्यादा चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं, फिर भी एक नई किताब की आवश्यकता क्या थी? इस पर विचार करते हुए मेघनाथ देसाई कहते हैं कि दरअसल ऐसी स्थिति थी कि जिन्ना तमाम प्रयासों के बावजूद गांधी के सामने हार गए थे। और यह भी एक संयोग है कि दोनों ने एक साथ न केवल वकालत की थी अलग अलग जगहों पे, बल्कि 30 से 40 का वह दशक है जब इनके बीच विवाद शुरू हुआ। उससे पहले जब स्व शासन का मसला था, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ थे और उनका लक्ष्य था कि ब्रिटिश शासन के अधीन हम कुछ बेहतर
करेंगे। बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख किया है इन्होंने, मेघनाथ देसाई ने, जैसे लाहौर की क्या अहमियत है उसकी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर वह धरती रही है जहां मुस्लिम लीग ने भी आंदोलन किया और जहां जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और दिसंबर 1929 में उन्होंने रावी नदी के किनारे यह तय किया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और एक महीने बाद उसकी बात, उसी की तारीख के एक महीने बाद भारत का गणतंत्र दिवस एक तरह से मनाया जाता है 26 जनवरी को। यह पुस्तक दरअसल दोनों की एक रूपता, दोनों के व्यक्तित्व के जो अलग अलग पहलू हैं उनकी बात करती है, ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखती है, और तमाम तरह की आलोचना के बावजूद मेघनाथ देसाई ने कहा है कि वे इस पुस्तक में कहीं से भी गांधी को महात्मा दर्शाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे सीधे सीधे उनको गांधी के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, उनकी अपनी कमियों के रूप में देखते हैं, और यह बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जिस स्वशासन की, जिस स्वतंत्रता को पाकर एक तरह से गांधी ने पूरी दुनिया में वह संकेत दिया जिससे उपनिवेशवाद खत्म हुआ, साम्राज्यवाद खत्म हुआ, उस जीत के बावजूद अपनी ज़मीन पर गांधी हार गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस देश के बंटवारे को नहीं रोक पाया। आखिर क्या उनसे गलती हुई थी? क्या वे इस देश को एक करने में सफल हो सकते थे? अगर गांधी और जिन्ना के बीच किसी तरह का विवाद नहीं हुआ होता तो क्या भारत आज एक होता? और अगर भारत एक होता तो भारत में मुस्लिमों की जो संख्या है उसके अनुपात पर आज जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वे उन स्थितियों में कैसे जी रहे होते? क्या द्विराष्ट्र का सिद्धांत, दो राष्ट्रों का सिद्धांत, या हिंदू और मुसलमान दो आंखें हैं या दुश्मन हैं? मेघनाथ देसाई की यह कृति मोहन एंड मोहम्मद, गांधी, जिन्ना एंड द ब्रेकअप ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसी बात की ओर इशारा करती है। वे कहते हैं कि हमें अपने इतिहास को जानने की बहुत ज़रूरत है। भारत केवल एक देश नहीं है, ऐसा मेघनाथ देसाई का कहना है। उनका कहना है कि भारत इतना बड़ा है कि उसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाना चाहिए, और हमें यह मानना चाहिए कि इस उपमहाद्वीप को महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हुए भी एक ऐसा वृत्त बनाते हैं जो भारत की आज़ादी को पूरा करता है, उसके इतिहास को पूरा करता है। यह पुस्तक मेघनाथ देसाई, अब जब मैं पढ़ रहा हूँ, ये पुस्तक जब प्रकाशित हुई थी तब वह जिंदा थे, अभी वो जिंदा नहीं हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी अपनी बड़ी भूमिका रही है, लगातार अपनी पुस्तकों से वो चर्चित रहे हैं। भारत के विभाजन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को उन्होंने बहुत गहनता से देखा है। भारतीय राजनीति के भी वे एक जिज्ञासु और प्रखर पर्यवेक्षक, सर्वेक्षक रहे हैं, व्याख्याता रहे हैं। ढेर सारी पुस्तकें उनकी आ चुकी है। लॉर्ड के रूप में वो उनकी स्थापना रही है, ब्रिटिश संसद में लॉर्ड के रूप में वो माने जाते रहे। वो 1991 में लॉर्ड बन गए थे। प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिल चुका था, पद्म भूषण भी उन्हें मिल चुका था। और यह पुस्तक एक तरह से मेघनाथ देसाई को श्रद्धांजलि स्वरूप भी आप इसे पढ़ सकते हैं। रूपा पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया है, और हमें अपने इतिहास को अवश्य जानना चाहिए, खासकर उस इतिहास को जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप समूहों से इतर है और कहीं न कहीं तथ्यों के साथ रखा गया है। आप मेघनाथ देसाई के विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपको इस पुस्तक को पढ़कर उस बात का प्रयास करना चाहिए कि विपरीत विचारधाराओं का सम्मान भी
किस तरह से होना चाहिए और विपरीत विचारकों को अवश्य जानना चाहिए अगर आप तथ्यों को जानना चाहते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। तो 595 रुपये हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है, रूपा पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर शनिवार मैं जो अंग्रेजी पुस्तकों पर अपनी राय रखता हूं वह आपको पसंद आ रही होगी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें और अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।